क्या आपको पता था कि ट्रॉमा भी विरासत में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिया जा सकता है? इसे कहते हैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपके पूर्वजों का ट्रॉमा बहुत संभाल के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक दिया गया है और वो आज भी आपको परेशान कर रहा है, और आपको अब क्या करना चाहिए ताकि आप फाइनली अपने आप को हील कर सके और आप अपने ट्रॉमा को अपने आने वाले जनरेशन को ना दे। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। एक छोटी बच्ची बबली अपनी मम्मी को चिकन बनाते हुए देखती है और वो देखती है कि मम्मी चिकन बनाते हुए एक पीस चिकन लेके खिड़की के बाहर फेंक देती है। वो अपनी मम्मी को कहती है कि आपने ये चिकन क्यों फेंक दिया? तो उसकी मम्मी कहती है कि बहुत जरूरी है इसलिए। लेकिन क्यों जरूरी है? फेंकते हैं, हमेशा फेंकना होता है। क्यों फेंकना होता है? तो बबली की मम्मी कहती है क्योंकि मेरी मम्मी भी हमेशा फेंकती थी, इसीलिए मैंने फेंक दिया। तो बबली पूछती है, बहुत सयानी लड़की, कि आपकी मम्मी क्यों फेंकती थी, पूछो जरा उनसे। तो बबली परेशान करती है तो उसकी मम्मी बबली की नानी को पूछती है कि मम्मी, ये जब हम चिकन बनाते हैं तो एक पीस क्यों फेंक देते हैं? नानी कहती है कि फेंकना जरूरी होता है। बबली की मम्मी पूछती है कि हाँ, मैंने भी यही कहा, लेकिन क्यों जरूरी होता है? बबली की नानी कहती है कि पता नहीं, मेरी मम्मी भी हमेशा फेंकती थी, इसलिए। एक काम करो, रुको, मेरी मम्मी यहीं पे बैठी है, मैं उनको पूछती हूँ। और फिर बबली की नानी अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, आप हमेशा चिकन बनाते वक्त एक दो पीस बाहर क्यों फेंक देती थी? तो उसकी मम्मी कहती है, फेंक देती थी क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी, मैं छोटी कढ़ाई में बनाती थी, उसमें सारे चिकन आते नहीं थे, एक ना एक गिर जाते थे, तो मैं बाहर फेंक देती थी, चाहे कुत्ता खा ले। और इससे उनको पता लग गया कि किस तरीके से सवाल न करने के वजह से उन्होंने एक गलत आदत को जनरेशन बाय जनरेशन एक दूसरे को सिखाया है। ट्रॉमा का भी कुछ ऐसा ही है। अगर एक जनरेशन अपनी बात मनवाने के लिए अपने बच्चों को पीटती है तो वो बच्चे भी बड़े होके ऐसे पेरेंट्स बनते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए अपने बच्चों को पीटते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि किस तरीके से कभी किसी सिचुएशन में अचानक से आपको घबराहट शुरू हो जाती है? आप समझ नहीं पाते कि क्यों आपको अनईजी फील हो रहा है, घबराहट हो रही है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब भी कोई किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरता है और फिर बच जाता है तो उस ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी जानकारी है, उस जानकारी को वो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में तो भेजता ही है, लेकिन अपनी जेनेटिक कोडिंग में भी भेज देता है। उसके डीएनए में भी थोड़े बदलाव हो जाते हैं ताकि वो उस ट्रॉमा को हमेशा याद रख सके, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कुछ भी हो तो वापस से वो इस तरीके के खतरे से डील कर सके। जब ऐसे इंसान के बच्चे होते हैं तो वो इस लर्निंग को अपने बच्चों में भी डाल देते हैं। बच्चों में भी ऑटोमेटिकली ये जेनेटिक कोड पहुंच जाता है। जरूरी नहीं कि बच्चों में जीन से ही ये कोडिंग पहुंचे। कई बार जब इंसान एक तरीके के ट्रॉमा को महसूस करता है, जैसे कि सोचिए कि वो बचपन में डूबते डूबते बचा तो अब उसे तैरने से डर लगता है, तो वो तैरने को लेकर जो डर है वो अपने व्यवहार से अपने आसपास के छोटे बच्चों को सिखा सकता है। वो जब भी पानी को देखता है, देख के इस तरीके से डर जाता है, इस तरीके से रिएक्ट करने लगता है कि उसके आसपास के छोटे बच्चे, जो हो सकता है उसके खुद के बच्चे नहीं हैं, वो भी छोटे बच्चे इस व्यवहार को देखकर सीख सकते हैं और फिर ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच सकता है। अब आप में से कुछ लोग पूछते होंगे कि वैसे तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास हो सकते हैं, हमारे पूर्वजों के कितने सारे ट्रॉमास हो सकते हैं, हर एक को पहचान के हम खत्म थोड़ी ना कर सकते हैं। तो मैं आपको बस यही कहूंगी कि सोचिए कि आप एक ऐसे घर में बड़े हो रहे हैं जहां आपको एनकरेज किया जाता है कि आप नए नए अनुभव ले सकते हैं, नई चीजों से सीख सकते हैं और आपके सीखने की आदत को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्सेस सोचिए आप एक ऐसे घर में बड़े हो रहे हैं जहां पे आपको छोटी बड़ी गलती के लिए डांटा जाता है, बुरी तरीके से पनिश किया जाता है, सीखने से मना किया जाता है, नए अनुभवों को लेने से डराया जाता है। आपको क्या लगता है
आप कौन से एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से बढ़ सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे, पहले वाले में, है ना। जब एक इंसान एक ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड से आता है तो जिंदगी को लेके उसका रवैया डिस्काउंटिव होता है। डिस्काउंटिव अप्रोच का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा घटनाओं से, अपॉर्चुनिटीज से, सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना। डिस्काउंटिव लोग अपने आप को बचाने पे ज्यादा फोकस देते हैं और इसीलिए वो उनके साथ कुछ बुरा होगा शायद उसके चांसेस कम होंगे, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा होगा इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के घर में ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों का जिंदगी को लेके रवैया ऑगमेंटिव होता है। ऑगमेंटिव अप्रोच का मतलब आने दो, देख लेते, करेंगे, हो जाएगा। तो ऑगमेंटिव लोग इस तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं कि वो नए नए अपॉर्चुनिटीज के लिए हाँ कहते हैं। क्योंकि उनका अप्रोच ऑगमेंटिव होता है, वो चीजों के लिए हाँ 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 कहते हैं, इसलिए उनको खतरे भी रहते हैं, उनका नुकसान भी रहता है, उनको कुछ लोग धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी में वो जो सक्सेस पाते हैं वो सक्सेस भी जबरदस्त होता है। जो उनको फायदा मिलता है वो फायदा भी धमाकेदार होता है। मेरे विचार में जिंदगी में एक ऑगमेंटिव अप्रोच का होना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इस जिंदगी में क्या कमाने वाले हैं? पैसा। पैसा कमा के हम क्या कर लेंगे अगर हमारे अनुभव बहुत लिमिटेड रहे? जिंदगी में अगर कमाने वाली कोई चीज है तो वो है अद्भुत सुंदर अनुभव। लेकिन आप जिंदगी में अद्भुत सुंदर अनुभव नहीं कमा सकेंगे अगर आपके सबकॉन्शियस मन में ही, अवचेतन मन में ट्रॉमा बैठा हुआ हो। जब अवचेतन मन में ट्रॉमा बैठ जाता है तो वो ट्रॉमा सबकॉन्शियस फियर बन के सामने आता है। हम समझा नहीं पाते कि क्यों हमें किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी तरीके के अनुभव से डर लगता है। जब हम सबकॉन्शियसली ट्रॉमा बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक लेके घूमते रहते हैं तो वो धीरे धीरे बीमारियों का रूप लेने लगता है। न केवल मानसिक बीमारी लेकिन शारीरिक बीमारी भी, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली 98% तकलीफें, बीमारियां इस वजह से होती है क्योंकि हमने सेल्यूलर लेवल पे अपने ट्रॉमा को स्टोर करके रखा है और उसे रिलीज करना हम जानते ही नहीं। सेल्यूलर लेवल पे हमने डरना और डराना सीखा हुआ है, लेकिन इससे उभरना हम जानते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे को बचपन में बहुत ज्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ा है तो वो बच्चा इस चीज को अपने सबकॉन्शियस में डाल लेगा। बड़ा होने के बाद भी उसे फियर ऑफ अबैंडनमेंट लगा रहेगा, यानी कि उसे इस बात का डर होगा कि मेरे प्यार करने वाले मुझे कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। इस डर से बचने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो एक बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पार्टनर बन जाए। वो अपने पार्टनर को कहीं और जाने नहीं देता, उसे हमेशा शक करता रहता है, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखता है, चेकिंग करता रहता है, और उसे जरा सा भी ऐसा लगे कि उसके पार्टनर का प्यार उसके प्रति कम हो गया है तो वो अग्रेसिव हो जाता है। वो इस रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाता और अपने पार्टनर को ट्रॉमेटाइज करने लगता है, अब्यूज करने लगता है। अगर ऐसा इंसान अपने ट्रॉमा को रिलीज करना सीख जाए तो वो अपने आप को आसानी से ये समझा सकेगा कि मेरे आसपास जो लोग हैं जरूरी नहीं कि वो मुझे हमेशा प्यार करें। अगर वो मुझे थोड़ी देर प्यार करना रोक भी देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो फिर मुझे वापस कभी प्यार नहीं करेंगे। वो थोड़ी देर के लिए रोक के, थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर होके बाद में मेरे पास लौट के आ सकते हैं। वो अपने आप को ये समझा पाएगा कि अगर कोई आज मुझसे प्यार कर रहा है और कल वो प्यार नहीं करता, कल वो मेरे साथ नहीं है, तब भी हम जी लेंगे। किसी के प्यार नहीं करने पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी तब खत्म होती है जब हम कुछ नया करना छोड़ देते हैं, जिंदगी को एक ही जैसा बना देते हैं
और फिर हमारी सांसें भी जैसे बेईमानी हो जाती हैं। अगर अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना है तो फिर स्टेप नंबर 1, अपने पूर्वजों से एम्पैथाइज करो। अपने माता पिता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एम्पैथाइज करो कि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी उसका कारण क्या था, क्यों वो इस तरीके से नेगेटिव तरीके से व्यवहार करते थे। अगर वो आपको खूब ज्यादा पीटते थे या गाली गलौच देते थे तो उसके पीछे उनकी कौन सी कमजोरी थी और वो कमजोरी उन्हें किस तरीके से विरासत में अपने पेरेंट्स से मिली हुई थी। स्कॉर ने अपने लेख अफेक्ट रेगुलेशन एंड द रिपेयर ऑफ द सेल्फ में ये लिखा है कि अगर आप अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, ये ट्रॉमा है और हाँ, ये मुझे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है और हाँ, इट्स ओके, शायद उन्होंने भी ये इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हील कैसे होना है। उनके पास भी ये इस वजह से आया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ये उन्हें दे दिया था। उनकी परिस्थिति ही ऐसी थी कि वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। तो अपने एंसेस्टर्स के प्रति एम्पैथी, संभावना दिखाओ। स्टेप नंबर 2, हीलिंग को ना अपनी आदत बना दो। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, अपने बॉडी को साफ करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने मन को भी हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। निरंतर, रेगुलरली हमें अपने आप को हील करते रहना चाहिए। डीजे सीजल अपनी किताब द माइंडफुलनेस थेरेपिस्ट में लिखते हैं कि अगर आप रेगुलरली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते रहेंगे, माइंडफुल होने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये चीज आपको धीरे धीरे अंदर से हील होने में मदद करेगी। स्टेप नंबर 3, अपने डरों का सामना कीजिए। आप अपने ट्रॉमा की वजह से कुछ चीजों को अवॉइड किए जा रहे हैं, चाहे वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करना हो, कोई नई चीज सीखना हो, नए दोस्त बनाना हो या अपने प्रियजनों को आजादी देना हो। जिस भी चीज से आप डर रहे हैं, जिस भी डर के वजह से आप सफर कर रहे हैं, अपने डर को फेस करो, उसका सामना करो। देखो, छोटे डोज में उसे करके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखो, थोड़ा सा खुद को बेहतर बना के देखो, थोड़ा सा अपने लोगों को आजादी दे के देखो। आप देखेंगे कि आपको इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत थी ही नहीं और जो भी नुकसान होता है उस नुकसान से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जहां पे भी आप अपने डर का सामना कर रहे हैं, उस चीज को लिख के रखिए, उससे होने वाले फायदे को लिख के रखिए और अगर फायदा नहीं हुआ तो आपको क्या सीखने को मिला, उस सीख को लिख के रखिए। स्टेप नंबर 4, अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानिए। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में होते हैं सोच की गड़बड़ियां, ऑल और नथिंग, या तो सब अच्छा होगा या तो फिर जरा सा भी बुरा हुआ है तो वो कंप्लीटली बुरा है। ओवर जनरलाइजेशन, कोई बुरी चीज अगर एक बार हुई है तो वो बुरी चीज हर बार होगी। नेगेटिव फिल्टर का इस्तेमाल करना, यानी कि जो भी बुरा हो रहा है उसे पूरा फोकस देना और जो अच्छा हो रहा है उसे इग्नोर कर देना। जब आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सोच की गड़बड़ी को पहचानने लगेंगे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को लेके और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, तब आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को सोच में ही पकड़ लेंगे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम आया है अपने ट्रॉमा के बैकग्राउंड को समझने में और अब आपके पास कुछ जवाब भी है कि आप इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वीडियो में दिए गए टेक्निक्स अगर आपको पर्याप्त नहीं लगते तो फिर मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने लोकल साइकोलॉजिस्ट से जरूर जाके मिलिए, मनोवैज्ञानिक के साथ मिलके काम कीजिए। आप देखेंगे धीरे ही धीरे आप अपनी पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करने के लिए और आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत धन्यवाद।